So we were talking about freedom of speech and expression. So there is something called sedition. IPC in section 124A talks about sedition. Sedition क्या करता है? It bars anything, roughly it deals with anything that is anti-national, that goes against national interest. कुछ भी ऐसा हो तो उसको सेडिशन के अंडर हम क्लब करते हैं. अब इसके सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स है इस पे सेडिशन क्या है. इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, इंसाइटमेंट अगर आप कराते हैं समथिंग, लोगों को आप भड़काते हैं वायलेंस के लिए, इफ दैट इज देयर देन इट इज सेडिशन. अब डिफरेंस ये है, व्हाई वी आर डिस्कसिंग सेडिशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) is that there's a difference between dissent and sedition. Dissent is an important component of democracy. Dissent क्या होता है? You might differ with the government, you might differ with the regime. आपके पास dissent basically it is the essential component of a functioning democracy. अगर आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है या वायबल ऑल्टरनेटिव्स नहीं है अपने व्यू पॉइंट्स को पुट फॉरवर्ड करने का, देन बेसिकली द डेमोक्रेसी विल नॉट फंक्शन एज इट इज सपोज्ड टू बी. तो डिसेंट देयरफॉर बिकम्स इंपॉर्टेंट. बट व्हेन डज डिसेंट टर्न इनटू सेडिशन? व्हेन यू, जो मैं अभी आपसे कह रहा था, व्हेन यू बेसिकली अडॉप्ट सच मीन्स वेयर यू इंसाइट पीपल टू सम काइंड ऑफ एन ऑफेंस. आप उनको बोलते हैं, आप उनको भड़काते हैं violence के लिए, incite them to some kind of violence, taking up arms against the state, then it turns into sedition. Then at that point of time you will attract a 124A IPC, है ना. इसलिए दोनों में डिफरेंस ये है कि डिसेंट इज अलाउड, सेडिशन इज नॉट अलाउड. ठीक है ना. ये आपका हो गया आपका 19(1)(a). अब इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, ये आपके पास लिखा है सारा ही, जैसे हम अभी बात कर रहे थे सेडिशन वाली बात. सेडिशन तो जैसे आपका हो गया इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. यू कैन नॉट डू दैट. योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डज नॉट कवर दैट यू विल इंसाइट पीपल इनटू सम काइंड ऑफ एन ऑफेंस. सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये जनरली हर जगह आप देखेंगे, हर जगह ही ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रहेगा. जब आपने सॉवरेनिटी पढ़ा प्रियम्बल में, सॉवरन है ना, आपने उसी वक्त देख लिया कि सॉवरन जो है, कंट्री सॉवरन है. दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल थिंग. कोई भी राइट, कोई भी चीज इससे ऊपर है नहीं. इफ एनीथिंग दैट अफेक्ट्स योर नेशनल इंटरेस्ट, योर कंट्री का सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट जो भी है, देन दैट राइट गोज आउट. दैट कैन बी लिमिटेड, है ना. सिमिलरली आपका सिक्योरिटी हो गया, या हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कल भी, फ्रेंड रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, है ना. अगर वो इफेक्ट होते हैं तो द राइट्स विल गेट लिमिटेड, है ना. तो यही है पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, ये सब होता है, ये हर एक में ही है ये राइट. बस इसमें आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये देखना है, जैसे आपने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देख लिए, जो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ये आपको दिमाग में रखने हैं. ठीक है. अब मैं आपको बताऊं, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. आई एम यूजिंग माई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अबाउट रूट्स IAS. मैं किसी को बोल रहा हूं, अरे मैं अग्री नहीं करता हूं उनसे, पॉलिसी से या गवर्नमेंट से फॉर दैट मैटर, या किसी एक बंदे से. But I cannot be slandering the person. I cannot be slandering the institution. What that means is I cannot be lying about them. I cannot be defaming about them. अगर मैं defamation कर रहा हूं उनकी, then it is a limitation upon freedom of speech and expression. Basically, defamation is an offense covered under IPC. वो आप नहीं कर सकते अगर आप, मतलब अगर किसी के बारे में आप कह रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो आपका राइट, आप बोल रहे हो मैं राइट एक्सरसाइज कर रहा हूं, मगर आप वहां उल्टा आप क्या कर रहे हैं, आप डेफेमेशन कर रहे हैं. डेफेमेशन इज बेस्ड ऑन, मतलब आपके अपने एजेंडे को सर्व कर रहे हो गवर्नमेंट को. अभी आपने देखा होगा बहुत सारे नेशनल न्यूज में भी देखा होगा, कुछ जो नेता लोग हैं उनको डेफेमेशन में बुक किया जाता है. हाँ है ना. मतलब जो भी पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको तो आप पॉलिटिक्स आप खेलो, आप बोलो पॉलिटिक्स क्या है, बट सर्टेन टाइम्स व्हाट यू गो इनटू पर्सनल मैटर्स. You delve into caste, you delve into creed or whatever personal matters में, उसमें आपको दूसरा बुक कर सकता है. That time your freedom of speech and expression is limited. अब ये जो है, मैं जैसे आपसे कह चुका कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपके बुक में लिखा है इसके बारे में बहुत कुछ, but there are certain aspects that are not dwell in detail in this. तो हम थोड़ा सा लिखेंगे इस पे. ठीक है सर, आप थोड़ा लिख लीजिए इस पे. Article 19(1) contains 6 fundamental rights. Article 19 contains how many? I said 6 fundamental. ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, है ना. ये जो है
19(1)(f), this has been taken out. ये क्या था? It dealt with right to property. So right now we have only 6. So आप 19(1)(e) के बाद डायरेक्टली 19(1)(g) पे आएंगे, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है. These are available only to citizens. These are available only to citizens, collectively called democratic rights. अगर ये लिखा भी है ना बुक पे, आप लिख लीजिए, फिर भी ये थोड़ा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में होगा और थोड़ा कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएगा. Available only to citizens, collectively called democratic rights, because they are considered to be essential for effective functioning of a democracy. Considered essential for effective functioning of democracy, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आर्टिकल 19(1)(a guarantees right to freedom of speech and expression. शॉर्ट में लिख देना ऐसे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. बार बार लिखना होगा, टाइम लगेगा इसमें. FOSC लिख दो. आर्टिकल 19(1) guarantees to all the citizens right to freedom of speech and expression. One of the most evolved fundamental rights at the hands of judiciary. We are talking about 19(1)(a. अब ऐसे लिख रहे हैं हम. It is one of the most evolved fundamental rights. It is one of the most evolved FRs. FR fundamental rights का short form. At the hands of judiciary. The Supreme Court has described it as an inalienable part, जिसको अलग नहीं कर सकते आप. The Supreme Court has described it as an inalienable adjunct, ADGUNCT, inalienable adjunct, inseparable part of the right to life. अब देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला, इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं. अब आपने बुक में लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन देखा, लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ, ये सब पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, आपने याद रख लिया. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज वी वांट टू अंडरस्टैंड द राइट. ये जो है ना, जैसे मैंने आपसे बोला 14, 19, 21, अच्छा बाय द वे 19 एंड 21, ये 3 राइट्स जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनको थोड़ा खोल के पढ़ेंगे हम, थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, शायद लक्ष्मीकांत से काफी ज्यादा. ठीक है, तो ये जो 3 राइट्स होंगे, इनको बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल ऑफ राइट्स. ये 3, ठीक है, गोल्डन ट्राइंगल ऑफ राइट्स, ये 3, 14, 19 और 21. इसलिए वी वुड हैव टू ड्वेल अ लिटिल डीपर इनटू दीज आर्टिकल्स. जैसे मैं आपसे बोल चुका, 19 में बहुत सारे मीनिंग्स है, तो इसको इसलिए बोलते, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, लिख लीजिए, इट इज अ कॉम्पोजिट राइट. इट इज अ कॉम्पोजिट राइट. It is a composite right because it has various meanings. Number 1, right, it means right of a citizen. It means right of a citizen to express her views and opinions freely and openly. Views and opinions freely and openly. That is without any undue constraints by the state and without any fear or favor. It is the right of a citizen to choose any conceivable medium to express his views and opinions, in the form of oral, written, print, symbols, signs, banners, etc. जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. According to Supreme Court, according to SC, even silence is a form of freedom. Silence is a form of freedom of speech and expression. FOSC लिख देना शॉर्ट में. अब देखो, ये शायद आपकी बुक में ये कुछ चीजें इनमें से नहीं लिखी है. सिमिलरली, hoisting the national flag atop private buildings, atop, ATOP, बिल्डिंग के ऊपर. hoisting national flag atop private buildings is also a fundamental right under Article 19(1)(a. is also an FR under Article 19(1)(a. शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, अंडर आर्टिकल 19(1)(a) वाला, अंडर आर्टिकल 19(1)(a है ना, ये हो गया आपका अंडर आर्टिकल ऐसे. इट ऑल्सो मीन्स फ्रीडम ऑफ अ सिटीजन टू एक्सप्रेस द व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ अदर्स. आपने किए ही एक्सप्रेस. अब इसमें 19(1)(a ऑल्सो कवर्स कि आपने किसी और का भी, अगर किसी और को आपने साइट किया, कोट किया, तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस. ठीक है. इट ऑल्सो मीन्स freedom to express the views and opinions. It also means freedom of a citizen to express views and opinions of others, including the opinion of non-citizens. आपको कोई ये नहीं बोल सकता है कि go to France if you are quoting some French philosopher. Similarly, go to Pakistan if you are quoting some Pakistani scholar or philosopher. ठीक है, because it is your fundamental right to quote them. You cannot be booked for that. ठीक है ना. अभी तक आपको पता था फ्रीडम ऑफ प्रेस है. See how we are connecting things. Now,
we will understand freedom of press कि कैसे आता है. It is this meaning which gives rise to the right of freedom of press. फ्रीडम ऑफ प्रेस, अखबार न्यूयॉर्क से भी छप सकता है, डॉन पाकिस्तान से भी छप सकता है, फ्रांस से भी छप सकता है ना, कहीं से भी. न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया आपका, किसी भी कंट्री में कहीं भी दुनिया में छप सकता है. तो दिस इज द राइट विच अलाउज यू टू हैव फ्रीडम ऑफ प्रेस, विच इज इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल 19(1)(a). ये एक्सप्लिसिटली बोला नहीं गया है इसमें, बट इट इज इम्प्लिसिट. Which is implicit? It is this meaning which gives rise to right to freedom of the press, which is implicit under Article 19(1)(a). आपने सुना होगा recent past में, खैर जो कश्मीर से लोग होते हैं, they are very well versed with this, with the violation of this right generally, or limiting of such a right, limitation of such a right. For example, केरला में भी ये हुआ बहुत बार. क्या था वो राइट, बताइए, थोड़ा गैस कीजिए. जो टेल मी इन रीसेंट पास्ट, व्हाट इज, सी वी आर यूजिंग डिजिटल मीडियम नाउ, व्हाट कैन बी अनदर राइट दैट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a), which it can cover? इंटरनेट. इट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर 19(1)(a. लिख लीजिए इसको. It also means the right to have access to information. It also means right to have access to information. Access to information. That is both within and outside the country. It also means right to have access to information that is both within and outside the country, including the right to have access to internet. Including the right to have access to internet. It is from this right. अच्छा, आपको पता होगा RTI, right to information. What is it? Is it a fundamental right? Is it a fundamental right? It is not a fundamental right, is it? It is statutory right. RTI Act है, जो अगर एक्ट से कोई आता है. However, अभी जो आप पढ़ेंगे इसमें, जो अभी आपने लिखा कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री या इंटरनेट का, इट इज एन इन्फर्ड राइट टू इंफॉर्मेशन, इज एन इन्फर्ड फंडामेंटल राइट. एक्सप्लिसिटली नहीं दिया गया है, बट इट इज एन इन्फर्ड फंडामेंटल राइट. ठीक है. It is from this interpretation that right to information, लिखिए, it is from this interpretation that right to information emanates as an inferred fundamental right. That right to information emanates as an inferred fundamental right. Fourth point, Supreme Court ruled in 2002. Supreme Court ruled in 2002 that this right confers on the citizens. This right confers on the citizens who are registered voters. This right confers on the citizens who are registered voters the right to make informed choices during election. Informed choices during election. Therefore, all contesting candidates in the elections, shall disclose any criminal conviction, in a court of law. In a court of law, if any. The assets and liabilities, including that of their spouses. And dependent children and their educational qualifications.
Does this right helps in Does this right helps in किसमें हेल्प करेगा ये? Does this right helps in किसमें हेल्प करेगा सर? अभी आपने बैकग्राउंड पढ़ लिया इसका. दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. दैट इज व्हाई आई टोल्ड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली इन्फर्ड आर्टिकल्स, इंटरप्रेटेड आर्टिकल्स. किसमें हेल्प करेगा? विद दिस बैकग्राउंड इन योर व्यू, ऐसे जो आपको 19(1) करता है कि राइट टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस, सिटीजन्स को मौका मिलता है इन्फॉर्म चॉइस ड्यूरिंग इलेक्शन. तो अब ये किसमें हेल्प करेगा? विद दीज लाइंस दैट यू हैव ऑलरेडी रिटन, व्हाट कैन यू इन्फर आउट ऑफ इट? राइट टू इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है ये, बट अब पॉलिटिशियंस को डिस्क्लोज करना है आपके अपने एंटीसीडेंट्स, अपने स्पाउसेस के एंटीसीडेंट्स, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस. तो किस में हेल्प करेगा ये? एब्सोल्युटली. ठीक है. Does this right helps in the fight against the criminalization of politics? Does this right helps in the fight against the criminalization of politics? क्रिमिनलाइजेशन क्या होता है? एंट्री ऑफ क्रिमिनल्स इनटू पॉलिटिक्स, है ना? यही होता है ना. क्रिमिनलाइजेशन क्या होता है? क्रिमिनल्स आते हैं पॉलिटिक्स में. वो कैसे आते हैं? उनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, उनका बेसिकली बोलते हैं मनी एंड मसल पावर. मनी एंड मसल, है ना? पैसा और ताकत. ताकत कहां से आती है? व्हाई डू वी टॉक अबाउट ताकत? ताकत इज लाइक बूथ कैप्चरिंग होता था, गुंडे होते थे, यहां से भेज दो, वहां से भेज दो, मेक देम वोट फोर्सिबली, है ना? अब ये होता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में, ये सब होता है इन्वॉल्व. आपने बोला इन्फॉर्म चॉइसेस. लोगों को पता है 2 कैंडिडेट्स इलेक्शन में हमारे जो है कंटेस्टेंट्स है, अभी तक मुझे कुछ पता नहीं था, बट मैंने अब ये करवा दिया कि तुम्हारे एंटीसीडेंट्स डिस्क्लोज करवा दिए. तुम्हारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तुम पढ़े हो नहीं हो, या सिर्फ गुंडे हो और पैसा है तुम्हारे पास, तुम्हारे स्पाउस के पास कितनी दौलत है, तुम्हारे बच्चों के पास कितनी दौलत है, कहां से सोर्स आया, दैट इज ऑल डिस्क्लोज्ड. ठीक है. नाउ आई एज अ सिटीजन, आई एज अ वोटर, आई हैव अ राइट टू वोट फॉर कैंडिडेट हु इज प्लेस्ड हियर, जिसके एंटीसीडेंट्स डिस्क्लोज है, और मुझे सब पता है आप कि ये पढ़ा हुआ है, इसके सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, इसके बच्चों का कैसे इसने पैसा वैसा लाया. दूसरा, मेरे को ये भी पता है यहां से एक बंदा है जो कन्विक्टेड है ऑलरेडी, जिसके पास मनी मसल पावर, सब कुछ डिस्क्लोज है, डिस्प्रपोर्शनेट वेल्थ है. आप किसको वोट करेंगे? आप समझ गया? क्रिमिनलाइज हो गया या डीक्रिमिनलाइज हो गया पॉलिटिक्स? डीक्रिमिनलाइज हो गया. दैट इज व्हाट इट इज अबाउट. ठीक है. It confers the right to political dissent. It confers the right to political dissent, where the citizens are free to hold their own political view. अभी जो हम बात कर रहे थे, dissent is different from sedition. वही वाली बात है. It confers the right to political dissent, where the citizens are free to hold their own political view. You can align with any political party. आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस रख सकते हैं, उनके आइडियोलॉजी, उनके व्यूज के साथ अग्री कर सकते हैं. So you have the right to dissent. This basically helps in strengthening the multi-party democracy. ठीक है. This helps in strengthening multi-party democracy in India, जो शायद चाइना में नहीं है. चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है. कम्युनिस्ट पार्टी, आप वहां उनके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते. बोल दिया तो आप मिसिंग पर्सन रिपोर्ट होते हैं. उसके बाद पता नहीं होता आप कहां गए, क्या हुआ आपके साथ. ठीक है. मिसिंग पर्सन फाइल हो जाता है रिपोर्ट, और उसके बाद कुछ पता नहीं चलता. देखो, राइट टू, ये अब डिफरेंट चीज है. राइट टू इंफॉर्मेशन में देयर इज लिमिटेशन. राइट टू इंफॉर्मेशन में कितना क्या मांग सकते हैं आप. यू कैन नॉट बी टेलिंग मी अबाउट माई पर्सनल डिटेल्स, कुछ भी. आप राइट टू इंफॉर्मेशन है मेरा, तो कुछ भी. इट हैज टू बी रेलिवेंट फर्स्ट. सेकेंड, जो आप बोल रहे हो ना, पीएम की डिग्री मांगी गई थी, दैट वाज फर्निश्ड, दैट इज इन द पब्लिक डोमेन. अब उसमें क्या कंट्रोवर्सीज थी, वो दैट इज अ पॉलिटिकल इशू, बट दैट वाज प्रेजेंटेड, वो की गई. ठीक है. वो दी गई थी उनको. इसीलिए बोल रहा हूं ना मैं, दैट वाज फर्निश्ड फॉर द सेम रीजन, बिकॉज ही होल्ड्स द पोजीशन
ही इज द रिप्रेजेंटेटिव, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। हाँ, इसलिए दैट वाज गिवन आउट। अच्छा, ये आपने अभी बोला, अब आपको पता है, हाउएवर इट इज नॉट एब्सोल्यूट, ये आपको पता ही है, ठीक है। इसके लिमिटेशंस है, दैट आर दोज आर देयर ऑन योर बुक एज वेल। वो रिपीट हो जाएगा लिखना, वो उससे जरूरत नहीं है उसको लिखने की। अच्छा जी, नाउ 19(1)(b, 19(1)(b) क्या है? फ्रीडम ऑफ असेंबली। क्या है ये फ्रीडम ऑफ असेंबली सर? आपको राइट है, आप जमा हो सकते हैं, आप कितने भी हो जमा हो सकते हैं, बट पीसफुली। सबसे बड़ी बात, पीसफुली, अनआर्म्ड, अनआर्म्ड हो सकते हैं आप, जमा हो सकते हैं आप, और आपका मकसद पीसफुल होना, पीसफुल जो भी आपका असेंबली का मकसद है, दैट शुड बी पीसफुल। इट शुड नॉट बी फॉर द पर्पसेस कि आप वायलेंस कर रहे हो या अनलॉफुल असेंबली हो रहे हो, तब जाके आपका ये राइट हट के यू विल इनवाइट द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी, जैसे कि सेक्शन 141, ये आईपीसी का है, अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, यहां से कम दिख रहा है, बीच में लिखूं, अनलॉफुल असेंबली है ये। तो ये जो है, अगर 5 से ज्यादा बंदे जमा होते हैं एंड देयर इंटेंट इज टू क्रिएट रकस और इनवाइट ट्रबल, जो इंसाइट लोगों को या कोई ऑफेंस करना है उनको, तब जाके ये, या अथॉरिटी को चैलेंज करना या रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द अथॉरिटी, देन एट दैट पॉइंट ऑफ 141 विल अप्लाई। उस वक्त आपका राइट, आप नहीं बोल सकते फ्रीडम ऑफ असेंबली है हम में, ठीक है ना। अच्छा, पब्लिक मीटिंग्स, प्रोसेशंस, दोज आर ऑल अलाउड बेस्ड ऑन दिस राइट, फ्रीडम ऑफ असेंबली है आपके पास। हाउएवर इसमें भी, और जैसे मैंने अभी आपको बोला, इसमें लिमिटेशंस क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस 2 ग्राउंड्स है, क्या है बताइए, क्या हो सकते हैं इसके? अब आप लोग बताइए मुझे, जब भी मैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात करूं, यू शुड बी द वन टेलिंग मी द रेस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ। बताओ, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इसमें क्या हो सकते हैं? मैंने अभी आपको और इसमें बोल दिया है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जब भी आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, अब आपको समझ जाना चाहिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किसी भी राइट का कौन सा होगा। इसका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है? पीस खराब ना हो जाए। उसको कैसे, हाँ एग्जैक्टली, उसको कैसे वर्ड करते हैं, पीस खराब ना हो जाए? देखो, हाँ उसको बोलो ना, वर्ड बोलो। सी, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर उसको बोलते हैं, पब्लिक। अभी तक आपने कितनी बार पढ़ा पब्लिक ऑर्डर? ऐसे ही होता है। देखो, मेंस में, इंटरव्यू में, समटाइम्स पीपल नो अ लॉट ऑफ थिंग्स बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, ठीक है। देखो, यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मतलब वी शुड नॉट टॉक अबाउट, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना नहीं है पूरा, या आपस में आप लोग बात कर रहे हो उस तरह बात नहीं करना है। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इशू ये है कि आपको लैंग्वेज, आपका मीडियम इंग्लिश ही है, आपको लिखना भी इंग्लिश में है, आपको बोलना भी इंग्लिश में है। सो योर एक्सप्रेशन, इट शुड कम नेचुरली टू यू, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। मतलब तो दिस, यू शुड नॉट बी फम्बलिंग फॉर द वर्ड्स, फॉर द वांट ऑफ द वर्ड्स। यू शुड नॉट बी थिंकिंग कि अरे अब कैसे बोलूं मैं इसको। अगर मैं आपको वही आपकी लैंग्वेज में बोलूं, शायद आप मुझे एक्सप्रेस बोल सकते हो। या जैसे मैंने परसों भी इनसे बोला, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, इनने कुछ ऐसा बोला था। सी, वी हैव टू लर्न दीज फ्रेजेस। सब कुछ पता है आपको रीजन ये क्या है, बट इसके लिए एक छोटा टर्म है पब्लिक ऑर्डर, है ना। पब्लिक ऑर्डर खत्म, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उसके बाद क्या है? तो ऐसी ऐसी चीजें ये इनकॉर्पोरेट करो व्हाइल यू आर डिस्कसिंग अमंगस्ट योरसेल्व्स, व्हाइल यू आर टॉकिंग, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज फ्रेजेस, दीज जार्गन्स इनटू योर लैंग्वेज, इनटू योर डिस्कशंस। ऐसे बात करो, तब जाके आपका एक्सप्रेशन भी इंप्रूव होगा, आपकी ऐसी राइटिंग भी इंप्रूव होगी, आपके जो डिस्कशंस है या आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आएगा, ठीक है ना सर। सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, अभी जो बोल रहे थे आप, है ना, ये हर जगह है। सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी सबसे पहला है, ये आपको पहले दिमाग में आना चाहिए, सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद पब्लिक ऑर्डर, एक और है यूनिक इसके साथ जो दूसरी जगह नहीं आया अभी तक, आप बताओ क्या? फ्रीडम ऑफ असेंबली। क्या हो यूनिक, एक यूनिक लिमिटेशन है इसके साथ में, बताओ क्या होगा? यहां का कोई रोड बताओ यार, इंपॉर्टेंट रोड, एयरपोर्ट रोड इंपॉर्टेंट है नहीं है? क्यों है इंपॉर्टेंट? मतलब टू एंड फ्रो आना जाता है ट्रैफिक को, इंपॉर्टेंट डिफेंस कुछ हो सकता है आए या जाए, कुछ किसी को बाहर जाना है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए। अब आप सोचो,
हम 15-20 लोग जाके बीच में रोड ब्लॉक कर देते हैं. वी आर सेइंग वी हैव फ्रीडम ऑफ असेंबली अंडर आर्टिकल 19(1). कैन यू एक्सरसाइज दिस राइट? बताओ. वी विल से वी हैव फ्रीडम अंडर 19(1)(b). व्हाई? वी आर बिकॉज यू आर हैम्परिंग समवन एल्सेज राइट एज वेल. ठीक है. आप मुझे बताओ, शाहीन बाग प्रोटेस्ट सुने थे आपने? हाँ? कहां हुए थे? कहां पे? दिल्ली में. क्या हुआ था वहां? प्रोटेस्ट हो रहा था. वट एवर रीजन. ठीक है. वन ऑफ द आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम दे वर रिमूव्ड. कहां बैठे थे वो? रोड पे बैठे थे. क्यों रिमूव किए गए? पब्लिक मूवमेंट डिस्टर्ब हो रही थी. ट्रैफिक में किसी को, मतलब सोचो एम्बुलेंस है, दिस इज दी ओनली कनेक्टिंग रोड. यहाँ पे कोई किसी को यहां से यहां जाना है, यहाँ पे हॉस्पिटल एक है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहां से यहां तक उसको आना है, यहां तुम बैठ गए, प्रोटेस्ट कर दिया, रोड ही ब्लॉक कर दिया. अपना तो राइट एक्सरसाइज कर रहे हो, वहां से उसका राइट टू लाइफ वायलेट कर रहे हो, राइट टू हेल्थ वायलेट कर रहे हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वायलेट कर रहे हो. आपको समझ आया? So there has to be a balance of the rights. You cannot claim, you cannot sit anywhere and say that I am exercising my right. आप समझ रहे हो? So therefore traffic maintenance is another limitation to this right. ये आपके लिखा होगा या पता नहीं लिखा है कि नहीं. ट्रैफिक मेंटेनेंस है इसका. ठीक है. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एक चीज आती है जो आपकी बुक में नहीं लिखा होगा. अभी मैंने क्या बोला? Unarmed. You can assemble, but you have to assemble unarmed. There is something called किरपान. सुना है आपने? किरपान क्या होता है? पता आपको किसी को कुछ? जी? Absolutely. These are carried by six. है ना? ये क्या करते हैं? इसको कैरी करते हैं. बट अगर इनका कोई फेस्टिवल है, अगर ये प्रोसेशन में चल रहे हैं, दे आर बेसिकली कैरिंग ब्रांडिशिंग वेपन्स, जिसको बोलते हैं. ब्रांडिशिंग होता है कि मतलब दिखाना, कैरी करना. ठीक है. थ्रेटन होता है बंदा उससे देख के. अगर आप यहां 10 लोगों को देखोगे तलवार लेके आ रहे हैं 10, 15, 20 लोग एक साथ, यू विल ऑटोमेटिकली, देयर सेंस ऑफ फेयर विल बी देयर. व्हाट अबाउट देम? यहां पे हाउ डू यू सी द एप्लीकेशन ऑफ 19(1)(b) ऑन देम? इज दिस द वायलेशन ऑफ 19(1)(b)? बताइए. See, 19(1)(b) says unlawful assembly, but this apparently seems they are not unarmed, they are armed. However, this is a religious right. ये जो करते हैं ये शौक के लिए नहीं उठाते. This is covered under Article 25. Freedom of religion के अंडर ये covered है. So, their carrying of the kirpan has been excluded from this. ठीक है. They can carry because this is covered under Article 25, freedom of religion. So this is not brandishing of arms. This is covered under Article 25. अगर कहीं पे कोई असेंबली है, उनके पास परमिट है, हाँ, तो परमिट के या तो वो सिक्योरिटी फोर्स है. जैसे पंजाब में मैक्सिमम के पास गन है, या हरियाणा में देखे हम, मैक्सिमम के पास परमिट वाले गन नहीं है, उनको कट्टा बोलते हैं. जो आप बोल रहे हैं ना, मैं वही बोल रहा हूँ, वो कट्टा होता है. दैट इज नॉट, पहली बात, दैट इज नॉट लॉफुल. अगर आपके पास लाइसेंस्ड गन है, लाइसेंस्ड, यहां पे वैसे ज्यादा अवेलेबल है नहीं, होता ही नहीं है. लाइसेंस गन कहीं पे भी नहीं. अगर आप, देन यू हैव डेफिनेट रीजन टू हैव दैट गन. यहां तो आपको इधर यू आर सम इंपॉर्टेंट पर्सन, या तो आपको थ्रेट है लाइफ और सिक्योरिटी का. यू कैन नॉट. अब आप यहाँ 15-20 लोग जमा करके, लाइसेंस गन वाले जमा करके नहीं लाएंगे आप समझ रहे. जनरली अगर आपके पास, उनके पास वो कट्टे ही होंगे, वो वैसे ही अनलॉफुल है. समझ रहे हैं आप? तो और अगर आपके, मानो आप जैसे बोल रहे हो गन है किसी के पास, यहाँ पे पुलिस वाले 50 जमा हो गए, उनके पास तो गन है ना सबके पास, अनलॉफुल असेंबली बोलोगे उसको. Those are security force. They are an apparatus of the state. उनको छोड़ के, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, उनको छोड़ के इशू ये आता है कि वो अनलॉफुल होंगे, उनके पास वैलिड लाइसेंस होगा नहीं. अब आपको बोल रहे हैं लाइसेंस वाले बंदे जमा करके लाएंगे, लाइसेंस वाले बंदे अगर होंगे तो दैट इज अ डिफरेंट केस. वो वैसा सिनारियो होगा नहीं कभी सर, कि लाइसेंस गन है किसी के पास और वो 50 लोग जमा हो गए. आप कौन से एरिया से हो? आपका, अच्छा, वहां ये तो नहीं था वो जिनको वो सबको हर घर में एक एक वेपन दिया गया था, तो बॉर्डर का जो इशू है वहां,
वही है ना. आ गया है। So this again, see, में भी वो आ जाते हैं तो वो क्या violate होगा? नहीं नहीं, वो अगर उनका देखो ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल असेंबली किस लिए, ऑब्जेक्ट क्या है, रजिस्ट अथॉरिटी. देखो अगर वो एक साथ जमा होते हैं, दे आर सिटिंग, पंचायत पेड़ के नीचे बैठे, हम प्लान बना रहे, स्ट्रैटेजी करते हैं कि रात में हमला होने वाला है, या उनको लगा परसों ही यहाँ कुछ दिन पहले वहां किलिंग हुई ना, जो रात में किलिंग हुई थी ना वहां पे आपके एरिया में, जो वो बॉर्डर से आया था, कोई टेररिस्ट आया था, 2-4 घर में घुसे थे, वो मार दिया था, उनके पास वेपन्स थे, दे आर सेइंग कि उनके पास, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द कॉन्सेप्ट इज सेम. वो जिस भी एरिया में हुआ, लेकिन उधर इशू यही था कि वेपन्स लोगों के पास क्यों है, उनको स्टेट नहीं दिए ना, दे आर अलाउड टू हैव द वेपन्स, है ना, वरना वो बड़े बड़े राइफल्स कहां से लाएंगे. यही है ना सीन सर वहां भी. सर मतलब जैसे रिसेंटली जो होते हैं, मतलब जैसे पावर डिपार्टमेंट के खिलाफ हो रहे हैं प्रोटेस्ट, असेंबली गैदरिंग जमा, गन के साथ में, उनके पास गन साथ है, तब वो अनलॉफुल है, तब वो अनलॉफुल है डेफिनेटली. मैं ये तो आपकी इसमें लिखा है, if you are resisting the execution of the authority, threatening the state, brandishing weapons, that time you are परमिट है, वो उसके लिए थोड़ी ना है, वो आपको सिक्योरिटी के लिए है. आप परमिट इसलिए नहीं है आप गन में क्लास में लेके आएंगे, मेरे पास परमिट है, मेरे पास गन हो, फॉर इंस्टेंस आई कैन नॉट कम इनटू द क्लासरूम एंड शो यू द गन. इवन द सिक्योरिटी पर्सनल अगर वो भी है, देखो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जब सिक्योरिटी पर्सनल आते हैं ना, दे आर एडवाइज्ड टू कीप द गन्स आउटसाइड द हॉस्पिटल, और व्हेन दे एंटर इनटू द स्कूल दे आर एडवाइज्ड टू कीप द गन्स आउटसाइड द स्कूल. You cannot get those weapons inside the school. आप समझ रहे? There are limitations to everything. आपको circumstances के हिसाब से देखना है कैसे करना है काम. ठीक है सर. We dealt with 19(1)B, 19(1)C.